हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने अप टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिया था। हमने उसमें सीएफएससी की बात करी थी। सीएफएससी की बात हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी करी थी। तो अब हम वो सीएफएससी किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। इजी वे में पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे काफी हद तक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब जो उस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स को जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, दैट इज डेल्टा। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन डेल्टा। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करें तो 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, ठीक है। तो -2/5 नीचे था, +3/5 ऊपर था, तो -0.4, ठीक है। तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG होल डेल्टा नॉट लगाते थे, नॉट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये पैरामीटर लगाते थे हम। इस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज्यादा स्टेबल आयन बनेगा। समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों डब्बों में, T2G और EG बोल लो या T2 और E बोल लो, तो उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? एनर्जी डिफरेंस होगा और उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सीएफएससी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होती है, ये डेल्टा पैरामीटर ज्यादा होते हैं। और हमें एक और बात पता है कि स्क्वायर प्लेनर के लिए ये जो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर है, स्प्लिटिंग पैरामीटर जो है, वो सबसे ज्यादा होता है। वो हमने बात करी थी लास्ट क्लास कि डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट विच इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 4/9 ही रह जाता है डेल्टा नॉट का, वही डेल्टा एसपी 1.3 टाइम्स, वेरिंग होती है बट 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा एसपी। क्लियर है? तो अब वो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो सबसे पहला फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड ऑन डेल्टा। और पहला फैक्टर लिखते हैं टाइप ऑफ मेटल केटायन। तो लिखें टाइप ऑफ मेटल केटायन। नेक्स्ट लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। थर्ड लिखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स किससे पता चले थे? कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन सा ज्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी इसकी डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो नेचर ऑफ लिगेंड्स स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ पॉइंट बेटा किलेटिंग इफेक्ट या किलेटिंग लीगेंड्स। किलेटिंग लीगेंड्स से जो प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट है किलेटिंग लीगेंड्स। किलेटिंग लीगेंड्स हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अगर 6 मोनोडेंडेंट लिगेंड्स हो और 3 आपके पास बाइडेंडेंट लिगेंड्स हो, तो आप 3 बाइडेंडेंट लिगेंड्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जो बाइडेंडेंट लिगेंड्स है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं। इज इट क्लियर? जब वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये प्रेफर्ड होंगे ओवर मोनोडेंडेंट लिगेंड्स फॉर हायर सीएफएससी। क्लियर है? अब बात आगे बढ़ जाए तो पहला लिखते हैं टाइप ऑफ मेटल केटायन। फर्स्ट इज टाइप ऑफ मेटल केटायन। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी में पढ़ा था, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। NiCl4 2- आप लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी देखेंगे तो पैलेडियम Cl4 2-, प्लैटिनम Cl4 2-। हम कह रहे हैं कि एक ही ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। स्टॉप द वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग, पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे। ला हफ्ता, वरना, ओसामा, इरफान एंड योर्स हु नीड्स अ मैन टू रूल, राइनो। ठीक है, तो ये 27 है, ठीक है। 27 उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना चाहिए 3d7 4s2 है, तो ये 4d7 5s2 हो जाएगा, 5d7 6s2 हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो कोबाल्ट F6 3-, रोडियम F6 3- +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इरिडियम F6 3-, तो ये +3, x - 6 = -3, ये +3, ये +3।
पहली बात ये क्लियर। अब ये है 3d7 4s2 कोबाल्ट, तो 3d6 सॉरी 4d6 5d6 मतलब d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से यहां गए तो d s भी भरा p भी भरा बट d भी फिल हुआ, और यहां से यहां गए तो s p d और f भी भरा। 4f सीरीज आ जाती है 6th पीरियड आते आते, ये 4th पीरियड है, 5th 6th पीरियड आते आते, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो 3d6 है, इसका 3d6 है, तो 3d6 है तो ये स्प्लिटिंग देखें तो 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6, ओके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो sp3d2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो √24 बोर मैग्नेटोन, 4 4 + 2 6 4 से 24, ठीक है। ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री, बहुत अच्छी बात है। CFSC भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं CFSC का फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अभी हम ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो CFSC का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG डेल्टा नॉट प्लस XP, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसकी बात करें रोडियम F6 3- की, तो अब क्या होगा, ये D और F की पुअर शील्डिंग होती है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको क्या लिखना है, अगर पहला पॉइंट है टाइप ऑफ मेटल कैटायन, तो उसमें लिखें Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज पुअर शील्डिंग ऑफ D and F electrons. Poor shielding of D and F electrons. Is it visible? Poor shielding of D and F electrons on valence shell. On valence shell electron. वैलेंस शेल को इफेक्टिवली क्या नहीं कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके। अब बढ़ रहा है तो इसकी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गई, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो स्प्लिटिंग बढ़ गई। जैसे ही ये इसको पास बुलाएगा तो डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स जल्दी मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। स्प्लिटिंग बढ़ते ही यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, irrespective of the nature of the ligand. Very important. When we move from 3D to 4D to 5D, in 4D or 5D series, second or third transition series, irrespective of the nature of the ligand, they always form inner orbital complex. Very important. और D6 है तो पूरे 1 2 3 4 5 6 तो 0 बोर मैग्नेटोन, फिलिंग हो जाएगी नीचे ही, वो जंप करेगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा पेयरिंग से। इज इट क्लियर? रोडियम और इरिडियम में तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। स्प्लिटिंग CFSC कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे डब्बे जो मैंने उसके लिए बनाए थे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ sp3d2, ऑक्टाहेड्रन तीनों के लिए है तो वो कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। और CFSC कैलकुलेट करोगे तो D6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, तो 4 इंटू -0.4, कैसे -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, दैट इज -1.6 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, और कोई पेयरिंग नहीं हो रही है एक्स्ट्रा, तो इट इज -0.4 डेल्टा नॉट, -0.4 डेल्टा नॉट, यहाँ लिखते हैं -0.4 डेल्टा नॉट। क्लियर है? और अगर हम इसकी बात करें तो D2sp3, क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है, D6 है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। स्प्लिटिंग क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव क्यों बढ़ा? क्योंकि D और F की पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग की वजह से D2sp3 0 बोर मैग्नेटोन। और अगर इसका CFSC कैलकुलेट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही है, ठीक है, डेल्टा नॉट प्लस एडिशनल कितनी पेयरिंग हुई, यहां कितनी पेयरिंग थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितनी पेयरिंग थी, एक पेयरिंग थी। यहाँ पे कितनी पेयरिंग होगी, एक्स्ट्रा 2p होगी, तो इट इज 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p, -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। तो आप किसी का भी CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं, बार बार मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रॉम कोबाल्ट टू रोडियम टू इरिडियम, irrespective of the nature of the ligand,
आपका क्या होगा, दे फॉर्म 4d और 5d सीरीज के मेंबर्स क्या बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर यही ये केस होता जो कि हम बात कर चुके थे, वापस से सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब यही केस अगर हम En होल थ्राइस 3+ रोडियम En होल थ्राइस 3+ देखें, तो ये तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो पेयरिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? इरिडियम En होल थ्राइस 3+, तो इनकी यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे SFL है, वहां पे वो WFL था, इसलिए 3D सीरीज में पेयरिंग नहीं हुई, सिर्फ 45D में हुई। बट ये तो यहाँ पे SFL है, तो यहाँ पे 3D में भी हो जाएगी पेयरिंग, और 4D 5D में तो होनी है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो ये पहला एग्जांपल है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लेंगे। कोबाल्ट H2O होल 6 2+, कोबाल्ट H2O होल 6 3+, कोबाल्ट NH3 होल 6 2+, कोबाल्ट NH3 होल 6 3+। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स। आपका लीगेंड सेम है, देखो आपके लीगेंड का नेचर सेम है, लीगेंड का नंबर सेम है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन सेम है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, बट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, +2 +3 +2 +3। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग अच्छी होगी। स्प्लिटिंग, क्योंकि ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा, जितना अच्छे से उसे एक्सेप्ट करेगा, इसके डी ऑर्बिटल्स में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और CFSC वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसमें इसकी ज्यादा है, इसमें इसकी ज्यादा है। क्लियर है? बाकी आप सब कुछ निकाल सकते हैं, आप काफी बार बता दिया, CFSC वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा पेयर भी बता दिए काफी बार, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसमें बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये मुझे लिमिटेशन ऑफ CFT में लिखानी है, इसलिए लिया ये। कोबाल्ट, अभी वैसे यहाँ पे चलिए लिखिए, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आई बाहर थर्ड, वैसे मुझे वो बताना भी है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे वो लिख ही लेते हैं, एक सेकेंड। आपको पता ही है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कराई थी, अभी बताती हूँ इसके बारे में। आई बाहर, सचिन कल से, फिर आउट, ऑक्सिलेट पानी में, नाचोस इतराते, अमोनिया इन, नॉटी को, कौन सम, कुछ कहे। क्लियर? अब ये जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो कि नेचर ऑफ लिगेंड्स आगे आने वाला है, जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये कोबाल्ट के केस में, कोबाल्ट +3 के केस में, ध्यान दें, कोबाल्ट +3 के केस में, कोबाल्ट F6 3-, वेरी इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट F6 3-, अगर मैं यहां से कोबाल्ट 3+ के कॉम्प्लेक्सेस बनाऊं, इस लिगेंड के साथ, 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 तो कोबाल्ट F6 3- इज द लास्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इज द लास्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, +3 3d6, ठीक है, 3 डब्बे नीचे, 2 डब्बे ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T2G4 EG2। तो आप CFSC कैलकुलेट कर सकते हो, पहली बात तो ये लास्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 √24 बोर मैग्नेटोन। क्लियर है? क्लियर है? √24 बोर मैग्नेटोन, sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इट इज द लास्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब sp3d2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैं जो कहना चाह रही हूं ध्यान से सुने, कि अब अगर मैं कहूं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ आपको, अगर मैं कहूं कोबाल्ट H2O होल 6 3+ है, जो उसके आगे आता है लिगेंड है WFL, लेकिन फ्लोराइड से आगे आता है इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+, या मैं कह दूं कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 3-, ये सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सब में D2sp3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नॉट और पेयरिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, स्प्लिटिंग और पेयरिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है सब केसेस में। कोबाल्ट H2 होल 6 3+ में भी, कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 3- में भी, कोबाल्ट OH होल 6 अगर इसके साथ बनाएगा तो भी, मतलब इससे पहले इसके बाद सारे राइट हैंड साइड वाले, फ्लोराइड के राइट हैंड साइड वाले हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और फ्लोराइड से लेफ्ट वाले हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+। रिमेंबर इट, क्लियर है? क्योंकि आने वालों में सब में डेल्टा नॉट और पेयरिंग क्या हो जाते हैं, एक सेकेंड इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे ये D2sp3 है और यहाँ पे डेल्टा नॉट पेयरिंग के इक्वल है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो ये WFL होने के बाद भी स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि फ्लोराइड के बाद आते हैं कोबाल्ट 3+ के केस में। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी, कोबाल्ट H2 होल 6 3+ की। तो अब समझ में आया कि D2sp3 क्यों बनेगा, क्यों इसका 0 बोर मैग्नेटोन होगा, क्योंकि D6 होगा, कोबाल्ट 3+ D6 हो गया, D6 हो गया तो नीचे 3 डब्बों में पूरी फिलिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया तो 0 बोर मैग्नेटोन हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, पूरे 6 यहीं पे, तो माइनस CFSC कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू 6, -0.4 इंटू 6 डेल्टा नॉट, प्लस एडिशनल पेयरिंग कितनी हुई 3d6 में, कितनी होगी, एक पेयरिंग होगी, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एडिशनल पेयरिंग कितनी हो रही है, 2, तो 2p, तो ये कितना हो गया वैल्यू बेटा, ये वैल्यू कितनी हो गई, -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? और इसका आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये WFL है, यहाँ पे जो नॉर्मल तरीका है वो वैसे निकाल, ठीक है? समझ में आया? तो ये लिमिटेशंस ऑफ CFT में आता है, क्योंकि डेल्टा नॉट और पेयरिंग, एक्सपेरिमेंटल डेल्टा नॉट और पेयरिंग इक्वल निकलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ CFT में भी लिखाऊंगी, CFT से लिमिटेशंस ऑफ CFT में भी लिखाऊंगी। तो ये हो गया एक एग्जांपल, एक एग्जांपल ये हो गया कोबाल्ट NH3 होल 6 2+, कोबाल्ट NH3 होल 6 3+। क्लियर? तो इसकी भी स्प्लिटिंग ज्यादा है, अगर इसका डेल्टा नॉट डैश बोले तो डेल्टा नॉट डैश ज्यादा आएगा। इज इट क्लियर? थर्ड देखें नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स में कैसे देखेंगे बेटा अपन, ये सारे आपने कॉम्प्लेक्सेस देखे, तो इन नेचर ऑफ लिगेंड्स में जब आपने सारे कॉम्प्लेक्सेस देखे तो स्प्लिटिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये स्प्लिटिंग पावर का, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड्स। इसकी डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, पावर ऑफ लिगेंड्स। इज इट क्लियर? इंक्रीजिंग order of splitting power of ligands known as spectrochemical series, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फ्लोराइड, साइनाइड ले लो, ठीक है, फ्लोराइड साइनाइड ले लिया, फ्लोराइड EN ले लो, EN ले लिया, फ्लोराइड नाइट्रोजन ले लो। इसको मैं अवॉइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि किलेटिंग लिगेंड है, तो सब मोनोडेंडेंट है, ये किलेटिंग है, तो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग वाला तो डेफिनेटली इससे ज्यादा स्टेबल होगा, इसी वैसे भी ज्यादा ही, ठीक है, 3+, इसको भी लिखें इसी में, ठीक है। और नेक्स्ट EDTA नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो किलेटिंग में 5 रिंग्स बनाता है, ठीक है, सिर्फ मोनोडेंडेंट लिखे यहाँ पे, और FeH2 होल 6 3+, ये लीजिए। क्लियर है? समझ आया? अब इसमें आप देखें
इसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है तो इसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, फिर इसका डेल्टा नॉट, फिर इसका डेल्टा नॉट और इसका डेल्टा नॉट सबसे कम होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड सेम है, Fe+3 Fe+3 Fe+3, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है 3, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सब कुछ सेम है, सिर्फ लिगेंड की स्प्लिटिंग पावर अलग अलग है। ये लिगेंड ज्यादा स्प्लिट करेगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, बस दैट्स इट। हाँ, खत्म कहानी, खत्म कहानी। भले से ये इसमें किलेटिंग रिंग्स आ रही हो जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किलेटिंग रिंग्स आ रही हो जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी हम इसे बाद में लिखेंगे, इसके उसके पीछे का रीजन लिखें। इसके साथ एक और एग्जांपल लिखे, फिर लिखते हैं उसका रीजन। मैं रब कर दूं इस सीरीज को, ठीक है? इसके साथ हम एक और चीज लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे उस रीजन। देखिए, कोबाल्ट En होल थ्राइस 3+, बहुत अच्छा लिगेंड है En, ठीक है? कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 3- +3 -6 -2, C2O4 2- होता है, और कोबाल्ट H2O होल 6 3+, ये भी स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। कोबाल्ट H2O होल 6 3+ भी स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, जैसे लास्ट में बना रहा था, ठीक है? अब इसकी बात करें, ये तो इथाइलिन डायमीन है ना? तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आप लोग पढ़ते हो घर पे, पुराना रिवाइज करते हो, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, और ये ऑक्सिलेट भी 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए। ऑक्सिलेट आयन और ईएन मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में पढ़ाया था। तो ठीक है भाई, इसमें भी 3 रिंग्स बन रही हैं, इसमें भी 3 रिंग्स बन रही हैं, इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है, बट ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब बाद में आता है, तो इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ठीक है भाई, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई इससे, ठीक है? और इसकी स्प्लिटिंग इससे ज्यादा क्यों है, ये बाद में आता है ना, याद आया? ऑक्सिलेट पानी में नाचोज इतराते, तो पानी बाद में आता है, इसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये मोनोडेंडेंट लिगेंड है और ये बाइडेंडेंट लिगेंड है। ये किलेटिंग रिंग बनाएगा, कितनी रिंग्स बनाएगा? 3 रिंग्स बनाएगा। तो किलेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, किलेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, लिखें तो इसमें भी इसकी ज्यादा होगी। किलेशन इफेक्ट dominates over donation effect. Chelation effect is dominate over donation effect. Donate ये ज्यादा अच्छे से करता है, लेकिन हमने chelation effect को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। Until and unless, until except when carbon is donor. When carbon is donor, then ये dominating हो जाएगा। When carbon is donor, when carbon is donor, तब ये and that carbon should involve in synergic bonding. That carbon should involve in synergic bonding. अच्छा, नहीं तो किलेशन इफेक्ट ये ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोवाइड कर रहा था इससे, ठीक है? पहली लाइन, किलेशन इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर डोनेशन इफेक्ट एक्सेप्ट जब कार्बन डोनर साइट हो, कार्बन डोनर साइट हो, यहाँ पे किलेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई किलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमने इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा बताई। क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डोनर है और वो कार्बन सिनर्जिक बॉन्डिंग में है, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा और इसकी स्प्लिटिंग कम। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, number of ligands and geometry of complex, है ना? तो डेल्टा splitting in square planar is more than octahedral, which is more than in tetrahedral, and tetrahedral is 4/9 of delta naught, and delta sp is 1.3 times approximately of delta naught। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही निकल NO2 होल 4, निकल NO2 होल 6
+2 -6 -4 +2 -4 -2, ये +2 है, निकल +2। क्लियर? नाइट्राइट आयन, नाइट्राइटो N, NO2 - NO2 -, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम आयन सेम, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, लिगेंड का नेचर सेम, नाइट्राइट नाइट्राइट, नाइट्रेटो एन। सिर्फ क्या डिफरेंस है, नंबर में डिफरेंस है। और हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा जब स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल से। ये तभी कह सकते हैं हम, ये चीज हम तभी कह सकते हैं इस चीज के लिए जब हमारे पास सेम लिगेंड्स हों, तब हम स्प्लिटिंग को कंपेयर कर सकते हैं। ये डेटा यहां अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं एज इट इज। अब लेकिन अगर यही यहां पे, अच्छा इसकी स्प्लिटिंग इससे कम होगी, ये अभी हमने नेचर ऑफ लिगेंड से पढ़ लिया, ये न्यूट्रल है क्योंकि ये बाद में आता है, ये पहले आता है, ठीक है। तो इसकी, अब कोई बच्चा बोले कि मैं यहाँ पे डेल्टा एसपी को 1.3 टाइम्स इक्वेट कर दूं डेल्टा नॉट से, तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिगेंड अलग अलग हो गए, यहाँ लिगेंड अलग अलग हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, VCl4 VCl6 2 माइनस, ठीक है, ये क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल, और ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो किसकी ज्यादा होगी बताएं? V+4 है ये, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2 3d1, क्लियर है? तो 2 d ऑर्बिटल्स तो ऊपर के खाली हैं, तो dsp2, तो इसकी ज्यादा बनेगी, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट FeCl4, ये स्क्वायर प्लेनर है और ये ऑक्टाहेड्रल है, तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। FeCl4, फिर देखें FeCl4 2 माइनस और FeCl6 2 माइनस, ठीक है। सेम मेटल एटम और आयन, +2 सेम क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ लिगेंड्स अंतर है। ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल की कम होती है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? सॉरी, ये VCl4 भी टेट्राहेड्रल होगा बेटा, टेट्राहेड्रल है ये। क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है ना, सॉरी क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है ना। हमेशा क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही करना है, मैंने VBT से अप्लाई करी तो इसलिए स्क्वायर के ऊपर के डी खाली होंगे क्योंकि V+4 हो गया, नहीं, हमेशा WFL SFL ही देखें। तो ये टेट्राहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी। क्लियर है? ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल। समझ में आया आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स से? ये आपके नंबर। और देखें, कोबाल्ट NH3 2+, कोबाल्ट NH3 2+, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? कोबाल्ट 2+ D7 हो गया ना, D7 हो गया तो एक प्रोमोट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है चारों के चारों, तो D7 क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा, और प्रमोट की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 पूरा dx2-y2 तो खाली है, तो स्क्वायर प्लेनर है। आप तो सिर्फ SFL देखें 4 है और D8 से कम है, D8 या D8 तक है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी आराम से। क्लियर? समझ में आया? इवन D9 भी होता तो उसे ट्रांसफर करा के भी ऐसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना सकते थे। क्लियर यहां तक? ठीक है। लास्ट, किलेटिंग लिगेंड्स, as number of rings increases, ठीक है, as number of 5 or 6 membered rings increases in a complex, stability also increases. जैसे क्रोमियम EN होल थ्राइस, क्रोमियम 3+ का एग्जांपल लेते हैं, और क्रोमियम NH3 होल 6 3+। वैसे भी EN बाद में ही आता है और यहाँ पे 3 रिंग्स बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी आता है। अगर हम इसकी बात करें
दो रिंग्स की बात करें, क्रोमियम इन होल ट्वाइस 4 2, ठीक है, +1, तो इसमें 3 रिंग्स बन रही है, इसमें 2 रिंग्स बन रही है, इसमें 3 रिंग्स बन रही है, इसमें 2 रिंग्स बन रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एज नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फिर देखें, लिखा आप लोगों ने ये Fe EDTA माइनस Fe En होल थ्राइस 3 प्लस X -4 EDTA 4 माइनस होता है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट -1, तो ये +3 -4 -1 बाहर है भाई, और +3 क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ तो 3 रिंग्स बन रही है। एक्चुअली ये ऐसे है En En En, ठीक है, और EDTA 4 माइनस 5 रिंग्स बनाता है, याद आया, कुछ याद आया? इथाइलिन, मैडम क्या बातें करते हो आप, हाँ, इथाइलिन डायमाइन, सी इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, तो याद करो वो दिन। ये देखो, अब एक और बन, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसे ही 2 यहाँ बनेंगे, एक और यहाँ बनेगा, तो नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए जस्ट अ मिनट, दिख रहा है, वाह, तो ये जैसे CH3CO माइनस, तो ये हो गया, एक और CH3CO माइनस, तो ये भी हो गया, तो एक रिंग ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ये देखो ऊपर भी 2 4 और 1 5, पढ़ाया था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, वो वीडियो देखना। तो 5 रिंग्स बनेंगे या 3 रिंग्स बनेंगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर, समझ में आया? इसी तरीके से कोबाल्ट अभी देखा ही सही था, ऑक्सलेट 3 माइनस को क्यों प्रेफरेंस दी, कोबाल्ट H2O होल 6 3 प्लस से, रीजन इज यहाँ पे 3 रिंग्स बनेंगी 5 मेंबर्ड, यहाँ पे 5 रिंग्स बनी 5 मेंबर्ड की, क्लियर है यहां तक, समझ आया? तो ये आपके 4th पॉइंट नहीं था, 5th पॉइंट था, ठीक है। फर्स्ट था टाइप ऑफ मेटल कैटायन, सेकंड था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, थर्ड था नेचर ऑफ लिगेंड्स, फोर्थ था नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ क्या था, किलेटिंग लिगेंड्स, क्लियर है? तो ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC कंप्लीट होता है। अच्छा, क्यों बड़ी किलेटिंग से 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है कॉम्प्लेक्स की। एक्चुअल में क्या होता है ना बेटा, आपको ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से रिएक्शन दे रखी होगी, देखो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, जब स्टेबिलिटी पढ़ लेंगे कांस्टेंट्स की, तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। H2O होल 6 2+, ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है, इसमें 3En इथाइलिन डायमाइन 3 मॉलिक्यूल्स से 6 H2O मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे, और क्या बनेगा, ये बनेगा, क्लियर, और 6 H2O रिलीज हो जाएंगे, ये होता है वॉयलेट कलर का, क्लियर। इसको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ेंगे, जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी इसको। तो 6 H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, आप देखेंगे 3 फ्री थे यहाँ पे 6 फ्री हुए, तो आपका डेल्टा एस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, ज्यादा आपको प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। डेफिनेटली वाटर एक WFL है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेफ्ट साइड आता है, और ये SFL है जो कि राइट हैंड साइड आता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम होगा, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा G नेगेटिव होगा, डेल्टा G तो नेगेटिव होगा, ओके, डेल्टा H नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज, तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से डेल्टा G भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव, टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे डेल्टा S पॉजिटिव है ही सी, तो नेगेटिव टर्म और नेगेटिव टर्म, तो फीजिएबल है इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन अगर EN आप डालते हैं किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स में, तो क्योंकि EN क्या करेगा, बाइमिनेंट लिगेंड होने की वजह से रिंग्स बना रहा है मोनोटेंडेंट के
कंपैरिजन में रिंग्स बना रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस सिस्टम की बढ़ रही है। और ऑफ कोर्स मेटल लिगेंड इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप साइनाइड लगा दो यहाँ पे, आप बहुत होशियार, और फिर बोलो मैडम निकल CN4 और यहाँ पे 3N लगा देता हूँ, तो नहीं, वो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन यहाँ ज्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, तब ये चीज वैलिड नहीं हो पाई। ठीक है, तो मोनोडेंडेंट के केस में कार्बन डोनर नहीं होना चाहिए, उनके केस में जब आप इथाइलिन डायमाइन लगाते हैं तो आपको एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो आपको किलेटिंग लिगेंड्स क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इस वजह से उनकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होती है जिनमें किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। थैंक यू सो मच, ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। अब स्टेबिलिटी और कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के एग्जांपल्स आईटी एडवांस्ड के लिए, मेंस तक के लिए तो ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मेंस और नीट तक के लिए। ठीक है, और आईटी एडवांस में 5 पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो तो सभी के लिए इक्वल है, उसमें रिएक्शन वापस से देखेंगे, एंड कलर। तो ये आपका करके फिर बस आइसोमर्स बचेगा और एप्लीकेशंस बचेंगे। थैंक यू सो मच।